वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या निरपेक्ष स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से इस द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत जो रेखा जाती है उसको अपन उदासीन रेखा या लंबार्धक भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी दे सकते हैं भाई लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या उदासीन रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबका मतलब एक ही है। तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +q व -q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 12 है। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? O। तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर इस रेखा को क्या बोलते हैं अपन? लंबार्धक। तो लंबार्धक पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो ये वाला धनावेश क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा हो जाएगी ऐसी, और ये वाला ऋणावेश क्या करेगा? उसको एकांक धनावेश को आकर्षित करेगा। तो उसके कारण तीव्रता की दिशा हो जाएगी कैसी? ऐसी। कहाँ से? P से B की तरफ। माना AP बराबर क्या है? x। A से P तक की दूरी क्या है? x है। अब बिंदु P क्या है? लंबार्धक पर है। लंबार्धक पर है तो यहाँ से उसकी दूरी और यहाँ से दूरी, ये दोनों दूरियाँ कैसी होंगी? बराबर होंगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो दोनों भुजाएं समान होंगी तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। तो जितना AP है उतना ही क्या हो जाएगा? BP। ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है 1/4πε0K, और Q/ क्या होता? दूरी का वर्ग r²। तो हम क्या करें? पहले इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी? E1 बराबर 1/4πε0K, और Q/ बीच की दूरी क्या मानी आपने? x। तो x² बन गया समीकरण 1। तो ये धनावेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो दिशा कैसी हो जाएगी? A से P की तरफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? AP वेक्टर के अनुदिश। AP वेक्टर के अनुदिश हो जाएगी दिशा इसकी। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो E2 बराबर 1/4πε0K, और Q/x²। ये दूरी भी क्या है? उतनी है x। तो तीव्रता -q आवेश के कारण भी पॉइंट P पर उतनी ही होगी। तो ये हो गया समीकरण क्या? 2। लेकिन इसकी दिशा अलग होगी क्योंकि ऋणावेश उस धनावेश को क्या है? खींचेगा। तो दिशा P से B की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे? PB वेक्टर के अनुदिश। ये दिशा हो जाएगी। अब E1 और E2 दोनों के मान देखते हैं तो भाई समान है, लेकिन क्या है? एक की दिशा ऊपर की तरफ, एक की दिशा नीचे की तरफ है। अब हम एक ही बिंदु पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो रही हैं जो कि संभव नहीं है। तो 2 की अपन को 1 बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करेंगे। तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मान लीजिए एक सदिश क्या हो गया? A वेक्टर, और दूसरा सदिश क्या हो गया हमारे पास? ये B वेक्टर। इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते थे? एक समांतर चतुर्भुज बनाते थे। ये हो गया A वेक्टर, 11th क्लास का क्वेश्चन है। ये हो गया B वेक्टर, और ये समांतर चतुर्भुज कंप्लीट किया। इसका क्या हो गया? विकर्ण। विकर्ण क्या दर्शाता? R वेक्टर को, या दोनों के परिणामी को। और दोनों के बीच क्या कोण क्या मान लिया आपने? दोनों सदिशों के A वेक्टर B वेक्टर के बीच क्या कोण क्या हो गया? थीटा। तो परिणामी ज्ञात करने का सूत्र आपने ज्ञात किया है। क्या हो जाएगा? A² + B² + 2AB, और क्या होता है? cos थीटा। यहाँ पर A की जगह क्या हो गया? E1, और B की जगह क्या हो गया? E2, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल कोण कितना हो गया? 2 थीटा। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 2 भुजाएं समान, तो ये दोनों कोण भी समान। ये वाला कोण थीटा तो ये वाला कोण थीटा, ये कहलाते हैं संगत कोण, दोनों बराबर। ये वाला कोण थीटा तो ये वाला कोण थीटा, ये कहलाएंगे एकांतर कोण, ये भी बराबर। तो टोटल कोण E1P E2 कितना हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर क्या? माना कोण PAO थीटा इतना ही हो जाएगा क्या? कोण PBO। इसलिए कोण E1P E2 क्या होगा? E1P E2 कितना हो गया? 2 थीटा। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी?
ई बराबर रूट ऑफ, इसी सूत्र का उपयोग करना है। तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा E2 स्क्वायर, प्लस 2 और बी की जगह E1 E2, और कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है 2 थीटा है। अब समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण 1 व 2 से हमको मालूम है कि E1 और E2 के मान कैसे हैं बराबर है, ठीक है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ इस सूत्र में E2 आया है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे E1, तो क्या हो जाएगा फिर E बराबर रूट ऑफ, ये तो पहले से ही था E1 स्क्वायर, ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर और कॉस 2 थीटा। इन दोनों को अपन E1 स्क्वायर को जोड़ देंगे तो ये हो गया 2E1 स्क्वायर प्लस ये क्या है 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या 2E1 स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो गया। चूँकि आपको मालूम है क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू रूट ऑफ ये 2E1 स्क्वायर है इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, E1 स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा E1, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करें E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 यहाँ लिख दीजिए, बचेगा कॉस थीटा, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन क्या हो गया है 3, ठीक है। अब हमको इसमें क्या है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, पता करनी है। तो समकोण त्रिभुज POA में, समकोण त्रिभुज POA में इसमें निकालते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो r का वर्ग धन क्या हो जाएगा l का वर्ग, तो दोनों साइड का वर्गमूल निकालने तो क्या लिखेंगे रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यदि हम रूट नहीं लगाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इसकी घात आपको 1/2 लगानी पड़ेगी। अब जैसे दोनों पक्षों का हम घन वर्ग करते हैं, वैसे ही दोनों पक्षों को क्या करते हैं अपन घन, तो घन करेंगे 3 घात लगाएंगे, इसकी घात 3 बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी 3 घात लगा दें क्या हो जाएगा 3/2। उसी में निकाल लेते अपन क्या कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो l बटे क्या हो जाएगा x, ये मान आ गया l बटे x। उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर ये हमारे पास समीकरण 3 है, कॉस थीटा का मान क्या है l बटे x, अपन यहाँ रख देते हैं क्या l बटे x। तो अब क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q इंटू 2l अपॉन क्या हो गया x3। अब समझ में आया आपको कि x3 अपन ने यहाँ क्यों निकाला था, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली इसलिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या नोट लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि q इंटू 2l इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है p, क्या बोलते हैं इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसलिए इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर p, क्या आ जाएगा p। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये p x3 का मान अभी आपने क्या निकाला था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी 3/2। इस सूत्र में यदि क्या है l बहुत छोटा हो r से, मतलब ये दूरी l वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का आधा, इस वो बिंदु P की दूरी r है उसकी तुलना में बहुत कम हो, नगण्य हो, ना के बराबर हो, तो अपन क्या करेंगे l की उपेक्षा कर देंगे। तो l की उपेक्षा करना मतलब उसको 0 मान लेना, l को अपन 0 मान लेंगे, तो भाई r स्क्वायर प्लस 0 इसकी पावर क्या है 3/2, तो क्या बचेगा r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा r3, क्या बचा r3 बचेगा। तो E इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन क्या हो गया r3।
तो भाई ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए